जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों, जवान जेशो के लिए बहुत बड़ी खबर है और मैं सारे जवान जेशो भाइयों से एक प्रार्थना करता हूं कि हाथ जोड़ के अगर आप लोगों तक ये खबर पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे तो एक दूसरे के पास में पहुंचाए। आपके अगर आप लोगों के साथ में दूसरी राज्य के सैनिक भी आपसे जुड़े हुए हैं तो उनके पास में भी ये खबर पहुंचाए, क्योंकि जवान जेशो के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनको गर्व होना होगा जवान जेशो को। क्योंकि मैं इस खबर को और आगे लेके चलूं तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज आप लोगों तक न्यूज़पेपरों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या न्यूज चैनलों के द्वारा ये पूछ गया होगा ये खबर कि जो माननीय प्रधानमंत्री है वो सैन्य कमांडरों जो सैन्य कमांडर की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें पहली बार जवान जेसीओ रैंक भी शामिल होगा। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप लोगों के लिए ना हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी कमेटी के लिए सबसे बड़ी बात है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए। जो भाई मेरे को नहीं जानता हो तो मैं बताना चाहता हूं, पहले तो अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूर्व सैनिक कपिल फौजी, मैं आप लोगों तक रूबरू हो रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को। और कोई भी भाई जो सोशल मीडिया चला रहा है, फेसबुक या यूट्यूब चैनल, वो अपने पेज पे बिल्कुल डाल सकता है, हमारी कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है भाई। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूं अपने जवान जेसीओ के लिए कि आपको गर्व होगा और आने वाली नस्लों को जवानों पे गर्व होगा कि आज़ादी के बाद में पहली बार सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में जवान जेसीओ रैंक भी शामिल होगा और देश के दूसरे नंबर के नागरिक माननीय प्रधानमंत्री उनसे वार्तालाप भी करेंगे और उनसे जवान जेसीओ उनको जो सेना के बारे में है या युद्ध सत्र के बारे में है या ऑपरेशन के बारे में है, उनसे रूबरू भी होंगे और अपनी बात भी रखेंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको पहले तो 2 लाइन में ये खबर बता देता हूं क्या है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सैन्य कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में पहली बार सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। अब तक इस सम्मेलन में सिर्फ कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी ही सेवा प्रमुखों के साथ पीएम के साथ बातचीत में शामिल होते थे। इस दौरान पीएम मोदी सेना के कमांडरों को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश देंगे और वहीं पीएम मोदी जवानों के साथ सेना की कार्यप्रणाली और ऑपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे जवानों से। यह बहुत बड़ी खबर है और गर्व है कि पहली बार कॉन्फ्रेंस में जवान जेसीओ होंगे 74 साल में आजादी के बाद में। विदेशों में होता था, विदेशों में जो भी सेना है उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब भी कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो जवानों को सामने रखते थे। पर हमारा जो आज़ादी के बाद में एक सिस्टम बनाया गया सेना के अधिकारियों के द्वारा कि हम स्वप्रिय हैं, हम ही सब कुछ है। मतलब हमारे कहावत है, लड़े सेना नाम जनरल का। तो वो कहावत को कहीं ना कहीं आज सरकार ने समझने की कोशिश करी है कि लड़ते जवान हैं, शहादत जवान देते हैं, तो जवानों को भी सर्वप्रथम लेके सामने आना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो कितनी अच्छी मतलब सेना के बारे में बता सकते हैं, युद्ध क्षेत्र के बारे में अपनी बातें रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं आगे लेके आया जाए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गलवान घाटी में चीन बॉर्डर पे हुआ लेह लद्दाख में, उसमें जवानों ने सुझाव दिए थे कि खाइयां बना दे और बैरियर बनाए, जिससे चाइना घुटनों पे आ गया था। वो जवानों के सुझाव से, जहां पर पूरे विश्व में एक चीज यही चल रही थी कि भाई भारत की और चाइना की किसी भी समय युद्ध हो सकता है। और मतलब जहां पर हमारे 20 जवानों ने शहादत भी दी थी, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर वहां पर हमारे जवानों की सुझाव से पूरे चाइना के घुटने टेक दिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि 74 साल में हमारे जवानों को सामने क्यों नहीं लेके आया गया और सुझाव को क्यों नहीं लेके आया गया। जवान भाइयों, मैं पहले तो सलाम करता हूं। बहुत सारे भाइयों के आज फोन भी आए हैं मेरे पास में, जो हमारे को जानते हैं कि हम
मतलब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ग्राउंड पे लड़ रही है, ग्राउंड पे अपने जवान और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम भी कर रही है। बहुत सारे भाइयों के फोन आए कि उन्होंने बोला कि सर आप लोगों की मेहनत के कारण आज जवान जेसीओ रैंक का डंका बज रहा है। देश के दूसरे नागरिक और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में माननीय प्रधानमंत्री आज जवानों से बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सामने इमेजिन करो, आंखें बंद करो मेरे जवान जेसीओ भाइयों कि सामने वाली सीट पे जनरल बैठा है और आजू बाजू में एक सिपाही बैठा है और एक जेसीओ बैठा है, तो वह तस्वीर क्या बनती है और देश और विश्व में उस तस्वीर की एकता कहां जाती है। ये बहुत गर्व का पल है कि जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेना में 97% जवान है और जहां पर जर्नल अपनी बात को रखेंगे वहीं पर एक सिपाही अपनी बात को रखेंगे और एक जेसीओ साहब अपनी बात को रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है देश की सेना के लिए, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं इस चीज के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो भाइयों ने मेरे पास में फोन किया उन्होंने बोला कि सर आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसके कारण ये आज हो गया। नहीं भाई, हमारी मेहनत के कारण नहीं हुआ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जितनी भी संस्थाएं और दूसरी भी हैं जो जवानों के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ रही हैं, चाहे हमारी वो साउथ से हो चाहे नॉर्थ से हो, जो भी जवान जेसीओ के लिए लड़ रही हैं, ये उनकी मेहनत का फल है। वो जवान जेसीओ के संस्थानी जो महीने में 2 महीने में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मीटिंग करते हैं और पकोड़े खा के और वहीं पे पाद मार के घर निकल जाए हैं, उनका इसमें लेना देना नहीं है। जो ग्राउंड पे लड़ रही है मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और मैं उन मेरे जवान जेसीओ का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन कमेटियों पे, जिन्होंने हमारे पे, जिन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में विश्वास रखा, जिन्होंने अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और ये बोला कि आप आगे चलो और हम पीछे चलते हैं। मैं उन सभी जवान जेसीओ का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि आज उनकी बात देश में गूंज रही है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो ये अकेले आदमी का नहीं है, हम सब का, इसमें अकेला और मैं ये बोलता हूं कि हम सब का है। और इस संघर्ष को वहां तक जाने में आप लोगों को मालूम है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ग्राउंड पे काम किया है, संघर्ष किया है, भूख हड़ताल की है, रेल रोकी है, बसें रोकी हैं, इच्छा मृत्यु मांगी है, माननीय रक्षा मंत्री से लगातार मीटिंग की है, देश के अलग अलग सांसदों से अलग अलग मीटिंग करके लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल में इन चीजों को उठवाया है। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार न्यूज लगवाई है कि जवानों और ऑफिसर में क्या भेदभाव है, जवानों को किस दर्जे का समझा जाता है। हमने वो चीजें एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के दायरे में रहते हुए, जो संविधान हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, उन चीजों को उसी संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि पिछली जो मीटिंग हमारी माननीय रक्षा मंत्री से पिछले 2-3 महीने पहले ही नवंबर 2020 में हुई थी, उसमें माननीय रक्षा मंत्री के सामने हमने बहुत सारी बातें रखी थी और माननीय रक्षा मंत्री से हमने बिल्कुल क्लियर और जोशीले और एक तरह से आप ये लगा सकते हो कि मतलब किस तरह से बात रखते हैं नेता के सामने, मतलब एक तो प्रार्थना नहीं करके जोशीले ढंग से विरोध दर्ज करवाया हमने वहां पे कि 2013 नहीं है, ये 2020 है। 2013 में हमारे ही पूर्व सेना के अधिकारियों ने गुमराह करके बहुत बड़ी रैली करके हमारी 97% जवानों की वोट लेके आप लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, रक्षा मंत्री बनाया। पर ये 2020 है। अभी जवान जेसीओ किसी भी पूर्व सेना के अधिकारी के नीचे जाके रैली नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जवान जेसीओ नेतृत्व करना सीख चुके हैं, मंचों पे बैठना सीख चुके हैं, मंचों का संचालन करना सीख चुके हैं, मंचों से भाषण देना सीख चुके हैं और मंचों से ही
मांगे रखना सीख चुके हैं। और आज आप लोगों के सामने जो हम बैठे हैं, हमारा नाम कुछ भी हो सकता है कि हम, पर किस रूप में बैठे हैं? हम सिर्फ बैठे हैं जवानों के रूप में। हम अकेले नहीं हैं। हमारा शरीर हमारा हो सकता है, पर हमारे शरीर जो जो शरीर के अंदर है, वो उसके अंदर 25 लाख जवान जेसीओ हैं, जिनकी मांगे आज माननीय रक्षा मंत्री जी आपके सामने लेके हम आए। आपको मालूम होगा कि शिस्तियां चेंज हो चुकी हैं। माननीय रक्षा मंत्री ने बोला था कि शिस्तियां चेंज हो चुकी हैं, कि अभी उनके पीछे नहीं जाना। वो चीजें पहले थी 2013 में कि हमारी रैलियां की, हमारी भीड़ दिखाई जवान जेसीओ की, और खुद की मांगे पूरी करवाई, और सांसद या लोक सांसद बन के निकल गए या राज्यपाल बन के निकल गए। पर वो स्थिति अभी नहीं है। अभी हमारी मांगे ये है। माननीय रक्षा मंत्री ने ये बोला था कि अभी आप हमारे लिए हमारे को बताओ कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, जो कुछ भी हुआ है आपकी सरकार में, उससे एक भी सैनिक खुश नहीं है। आपने जो वादे सैनिकों के लिए किए, उसमें से एक भी पूरा भी नहीं किया। पूरे देश के किसी भी राज्य सूबे के सैनिक आपसे खुश नहीं है। पहली बात ये कि हम करें क्या। आप अगर कर सकते हो तो मैं एक छोटा सा सुझाव है मेरा, जिससे जवानों के अंदर आपके प्रति प्यार आए, भावना आए। जो माननीय प्रधानमंत्री की जो कॉन्फ्रेंस होती है सेना के साथ में, साल में 2 में 3 में, उसमें जवान जेसीओ को भी शामिल किया जाए। मतलब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि विदेशों में है जो सैनिक हैं, जो वहां की सेनाएं हैं, उसमें जवान और अफसर एक मंच पे ही बैठ के अपनी सरकार से वार्तालाप करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। यहाँ तक अपने कोई भी जानकारी है, चाहे युद्ध के बारे में हो, चाहे हथियारों के बारे में हो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनके सारी चीज़ों के बारे में अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में बात करते हैं। पर हमारे देश में एक लाइन ही बना दी गई आज़ादी के बाद में कि यहाँ पर सिर्फ जनरल और कर्नल ही सरकार से बात करेंगे और जवान पीछे ही रहेंगे। पर ये नहीं है, ये 21वीं सदी है। क्योंकि जब आप ये सोचो कि आप रक्षा मंत्री बन सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री बन सकते हो, जिन्होंने देश की सेना में कभी सेवा भी नहीं की गई, तो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? एक वो सैनिक जानेगा जिसने सेना में नौकरी की है, या आप जो राजनीतिक से इस पद पे आए हो, तो वो सैनिक जानेगा अपनी सेना के बारे में जिन्होंने वहां पे सेवा की है। आप राजनीति के बारे में ज्यादा जान सकते हो, पर सेना के बारे में उस सैनिक से ज्यादा नहीं जान सकते, और वो सैनिक भी राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जान सकता। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अगली बार कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जवान शामिल होंगे। मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो जो कुछ बोलते हैं उसमें वो 100% उसको वो पूरा भी करते हैं। अभी तक के यही उनके बारे में है, जहाँ भी उन्होंने राजनीति शुरू की, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे की, कहीं भी की, तो वो पूरे करते हैं। दूसरी बात भाई, इसमें हम कोई फेसबुक ये नहीं है कि फेसबुक पर बोल दिया ये है फलाना धक्कड़ है, सीओ ने 4 थप्पड़ मार दिए, ये मार दिए, वो कर दिए। ये फेसबुक, ये इन चीज़ों को छोड़ दो। पहले ये बताओ कि इसका समाधान क्या है। समाधान नहीं पता है तो लोगों को गुमराह मत करो। ये संस्था जो भाई साहब का सैन्य संघर्ष कमेटी है 2010 से काम कर रही है, और आज तक ग्राउंड पे ही काम कर रही है। आप लोगों को मालूम है कि चाहे किसी भी स्तर पे हो, अपनी मांग उठाते हैं। चाहे भाई उन मांगों को उठाने के लिए चाहे हमारे ऊपर केस लगे हों, चाहे आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, पर काटेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सच्चाई है कि जब आप सरकार से सवाल पूछते हो, जब आप जो आप पे जुल्म कर रहा है उसकी आवाज़ उठाते हो, तो आप पे केस भी लगेंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। क्योंकि भगत सिंह को जाना पड़ा था, तो हम तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो दूसरी बात भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके बाद में अपने जितने भी जवान जेसीओ से एक प्रार्थना करता हूँ, बहुत बड़ी, कि आप नेतृत्व कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि वही नेतृत्व करेगा जो बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, चेन्नई में, लखनऊ में, पटना में, जयपुर में बैठा, कि वही आपके गांव में आके
आपका नेतृत्व करेगा, आपकी मांगों को पूछाएगा। तो वो आपकी मांगों को नहीं पूछा रहा है, वो राज्यपाल और सांसद बन रहे हैं। सीधी सी बात, जब आप अपनी मांग नहीं बता सकते तो दूसरा आदमी क्यों बताएगा? आपको मालूम है कि आपको किस प्रकार की भूख लगी है, आपको मालूम कि आपको किस तरह की बीमारी है, तो आप खुद डॉक्टर को बताते हो। और अगर आप मेरे को आप अपनी समस्या बताओगे कि मेरे को ये बीमारी है, मेरी डॉक्टर को बताऊं, मैं क्यों बताऊंगा? पहले से ही मैं बीमार हूं, तो मैं तो अपनी बीमारी बताऊंगा जाके। और मेरी बीमारी ये है कि मैं राज्यपाल बनूं और सांसद बनूं। दूसरी बात भाई, हमने जो राज्यपाल को बोला, माननीय रक्षा मंत्री जी को बोला कि मिलिट्री सर्विस पे कि दोनों की समान होनी चाहिए, एक की 15,500, एक की 5200 रुपये। हमने 15,500 नहीं चाहिए, हमने 5200 चाहिए, पर समानता हो, जिनके अंदर हमारे को हमारा आत्म सम्मान दिखे कि हाँ हम सम्मान है। वेतन की बात नहीं कर रहा, वेतन आप चाहे उनका 50 लाख बढ़ा दो, पर ये जो मिलिट्री सर्विस पे है, ये सेना जीवन की कठिनाई जो होती है, सेना जीवन की कठिनाई क्या, ग्लेशियर में रहना, रेगिस्तान में रहना, गोलियों के सामने रहना, ये उसका भरता है। तो ये सबको एक समान मिले। दूसरा है जो अलाउंस, चाहे वो बर्फ का हो, चाहे वो इसका अपना फील्ड अलाउंस हो, चाहे भाई इंटेलिजेंस, जो कोई भी अलाउंस हो, वो एक समान हो। क्योंकि जो बर्फ पड़ती है ग्लेशियर में, वो सबको एक समान लगती है, एक समान ठंड लगती है। इसके बाद में जवान विधवा पेंशन, वो सबको एक समान मिले। एक को जो जवान की विधवा, उसको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, एक को 72,000 रुपये मिल रहे हैं। कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, संविधान में जी रहे हैं, हम आजाद भारत में जी रहे हैं, पर ये एक तरह से संविधान का भी अपमान किया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी, सेवन पे कमीशन में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपकी सरकार ने कि एक जवान को 2.57 और एक अधिकारी को 2.81। ये कौन सा है? जब जवान की पे ही कम है तो आपको उसको जो फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है सेवन पे कमीशन में गुणा का, आप उसको फिर भी आप कम दे रहे हो। ये छोड़ो इस बात को भी। दूसरी बात, माननीय रक्षा मंत्री जी, डीए जब 2% आप बताते हो, तो एक जवान को 200 रुपये मिलता है और एक अधिकारी को 2,000 रुपये मिलता है। जबकि हमारे को पेट्रोल, दाल, सब्जी सभी एक ही रेट पे मिलते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जवान हो। तो इसको 200 रुपया ही किया जाए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वेतन आप कितना भी करते हो, पर महंगाई बढ़ता एक लिमिट होनी चाहिए कि चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे एक भारत सरकार का सचिव हो, तो उसको दो ही। और पहले भी ऐसा ही होता था, पर इन अधिकारियों ने सरकारों को गुमराह करके अपना करवा लिया। CSD ECHS के अंदर भेदभाव, इसको समाप्त किया जाए और वहां पे जवानों का मनोबल बहुत बढ़ेगा। और जवानों का मनोबल बढ़ गया तो जवानों को हथियारों की जरूरत नहीं है, वैसे ही दुश्मन देशों को धूल चटा देंगे। आर्मी सर्विस जो मेडिकल है, उनके अंदर जो OPD होती है 2 दिन जवान की होती है, 2 दिन अफसरों की होती है। बहुत बड़ा भेदभाव है। जबकि जवान 97%, अफसर 3% है। अभी 97% 2 दिन में कैसे आ जाएंगे? तो वो एक सम्मान किया जाए, कोई भी आओ कोई भी जाओ, जिससे भाईचारा भी बढ़ेगा। कि भाई हमारे, जैसे मैं देखूं कि मेरा लाइन में मैं आगे खड़ा हूं, मेरे पीछे एक जनरल खड़ा है, उसके पीछे फिर एक सूबेदार खड़ा है, तो इससे, क्योंकि जिनके घुटने दम है, जिनके पैरों में दम है, वही सेना में नौकरी करता है, दौड़ भाग कर सकता है। अगर घुटनों में दम नहीं है तो फिर अपने पेंशन लो और अपने घर पे ऐशो आराम करो। आप लाइन में नहीं खड़े रह सकते तो फिर आप नेता बनो, आप सिविल में अधिकारी बनो, कुछ भी बनो, पर सेना की नौकरी तो दौड़ और भाग की है। उसके बाद में सबसे बड़ी क्रूर प्रथा है जो सहायक प्रथा है। यह सहायक प्रथा मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप हर एक साल संसद में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रश्नकाल में बताते हो कि 300 जवान आत्महत्या कर लिया। क्या आपने कभी रिपोर्ट लेने की कोशिश की क्यों आत्महत्या कर रही है? छुट्टी क्यों कम मिल रही है? और कितने जवान अधिकारियों घरों में गुलामी की जिंदगी जी रहे, जो जूते पुलिस कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं? क्या उसके लिए कोई कानून है? हम अंग्रेजों की प्रथा को आज तक ढो रहे हैं। वो भी तो एक किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो अपना परिवार घर छोड़ के इस देश पे जान देने के लिए आए हैं, अपनी गर्दन कटवाने के लिए आए हैं। और भारत माता के शरीर को, उसकी गर्दन को कहीं नहीं झुकने दे रहे। उस झंडे को सर्वप्रिय अपनी जान दे के उसको लहरा रहे हैं, तिरंगे को। तो आपको ये भी देखना चाहिए, ये अर्दली सिस्टम को बंद कर दो। आप कोई मांग पूरी करो या मत करो, ऐसा कानून बना के ले आओ। अगर कोई जवानों से जूते पुलिस करवाता है
उनको सताता है, उनको गुलाम बनाता है, तो उसको फांसी की सजा निर्धारित करो। मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे देश के सैनिकों को वोट आपकी झोली में। इसके बाद में वन रैंक वन पेंशन का जो बोले आप माननीय रक्षा मंत्री ने कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी है, तो मैंने रक्षा मंत्री से सीधे शब्दों में बोला था, जोशीले अंदाज में, कि माननीय रक्षा मंत्री जी, पहले तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आपके पास में बहुत पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं, सिविल अधिकारी हैं, रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, उनके साथ में मीटिंग कीजिए, उनसे पूछिए वन रैंक वन पेंशन किन को मिला है और कब मिला है और कितने % मिला है। तो आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। वन रैंक वन पेंशन जवानों को मामूली मिला है, और जो वन रैंक वन पेंशन मिला है वो सब अधिकारी को मिला है। अगर आप ये देखना चाहते कि कोश्यारी कमेटी ने क्या बोला था, तो कोश्यारी कमेटी ने ये बोला था कि जो कम सर्विस में नौकरी करके आए हुए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन मिले। कोश्यारी कमेटी ने कहीं भी ये नहीं मिला था कि जो 60 साल में नौकरी करके आए हुए हैं, जहां पर उनकी जरूरतें कम हो जाती हैं, जहां पे वो कम संसाधन में रह सकते हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन के लिए नहीं बोला था। वन रैंक वन पेंशन ये बोला था कि जो 35-40 में पेंशन आए, जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, दूसरी या तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो पहले तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो। और ये चीजें सारे देश को मालूम है, सारे देश के सैनिकों को मालूम है, इसलिए आपको भी मालूम है कि कहीं भी अगर जवान जेसीओ की जो बात करो, जो आप मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो जवान जेसीओ की जो वोट प्रतिशत है वो सांसद की 140 सीटों को प्रभावित करती हैं। सांसद की 140 सीटों को प्रभावित करती हैं, और विधानसभा की तो आप ये लगा लो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, उत्तराखंड, इनमें तो सारी की सारी प्रभावित करते हैं। तो माननीय रक्षा मंत्री जी, आप अपनी दुरुस्त करो। अगर जवानों को की वोटें आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने पिछले 7 सालों में क्या किया। तो जवान जेसीओ के लिए कुछ नहीं किया। और पर मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि पहली जो जवान जेसीओ के लिए उन्होंने किया, जो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ, और जिससे जवान जेसीओ का मतलब मनोबल बढ़ेगा, उसको अपने आप पे गर्व होगा एक जवान जेसीओ को कि आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे से बात करें, हमारे से सुझाव मांग रहे हैं। तो मैं इस सरकार की 7 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि उन्होंने 74 साल में जवान जेसीओ को सामने लाके जवान जेसीओ से कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात भाई, मैं छोटी ही और मेरी बात से जो भाई ये बोलते हैं कि जो रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं उनके अगर वो आगे नहीं होंगे तो हम नेतृत्व तो नहीं कर सकते, हम रैलियां नहीं कर सकते, हम पार्टियों को झुका नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियों को झुका नहीं सकते। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि नहीं, आप लोगों के अंदर वो समझता है जो किसी भी रिटायर्ड कर्नल जनरल में नहीं है। आप ग्राउंड से जुड़े हुए, आप जमीन से जुड़े हुए, आप अपनी बातें जमीन से रख रहे हो, वो रख रहे हैं मुंबई से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, नोएडा से, लखनऊ से, जयपुर से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को मालूम होगा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आज के दिन जो आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन है। उस किसान आंदोलन की 2 चीजें जो आप लोगों को ज्ञान भी देंगी और जो आप लोगों को सीख भी देंगी, उस किसान आंदोलन के जो बड़े बड़े मंच हैं उनके ऊपर आज अभी 3 महीने हो गए, बड़े बड़े जवान और जेसीओ ने इतने जोशीले भाषण दिए हैं जहां किसान नेताओं को फेल कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि किसान नेताओं को फेल कर दिया। आम जनता के अंदर जहां जो बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया को भी फेल कर दिया जवान जेसीओ की संस्था ने, वहां पर कोई जनरल कर्नल नहीं था, क्योंकि वो जो जवान जो भाषण दे रहे थे वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे, गांव से जुड़े थे। और गांव मतलब भारत का दिल, वो अपनी मांगे इस तरह से रख रहे थे, न कि कोई चंडीगढ़ से, कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से आकर भाषण दे दिया। कर्नल जनरल को इन स्टेज पे जगह ही नहीं मिली। दूसरी बात, अगर आप बोलते हो कि नेतृत्व तो नहीं कर सकते, इस किसान आंदोलन का सबसे मजबूत और ताकतवर नेता जिन्होंने इस देश की सेवा करने के लिए देश की सेना में सेवा की है, वो भी एक जवान रैंक से हैं, जोगिंदर उग्रा, जो इस किसान नेताओं में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत नेता है। तो आप ये सोचो, जब एक हमारे किसान नेता पूरी सरकार को झुका एक फौजी
किसान नेता सारी सरकार को झुका सकता है, तो आप लोग अपनी मांग सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? जवान भाइयों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग ये सोचो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को दो ही चीज़ दिख रही है कि मेरा जवान भाई रक्षा मंत्री बने, मेरा जवान भाई CDS भी बने, और मेरा जवान भाई चाहे वो कांग्रेस में है, आप एक चीज़ देखोगे कांग्रेस या BJP के या क्षेत्रीय दलों के जो सैनिक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व सेना अधिकारी होते हैं, वो सामने की कुर्सी बैठे, जवान पीछे बैठे। मेरा जो कहने का मतलब है कि वह कुर्सी सिर्फ उस कुर्सी पे, चाहे वो कांग्रेस की हो, BJP की हो, चाहे क्षेत्रीय दल की हो, उसके सामने उस कुर्सी पे जवान JCO बैठे, पीछे और कोई बैठे। वहां तक आप में समझता भी है, आप में नृत्य करने की भी समझता है और अपनी मांगे उठाने की भी समझता है। आप जिस दिन उस कुर्सी पे बैठ के, चाहे BJP की, कांग्रेस की, चाहे क्षेत्रीय दलों की में, कि सैनिक प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है वो सिपाही है, सैनिक प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है वो हवलदार है, सैनिक प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है वो सूबेदार है, अलग अलग पार्टियों में, तो आप लोगों की मांगे कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दो। जय हिंद भाई।